नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था। यहाँ पर कई सारी चीज़ें उत्पादित होती थी, मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो आप, प्रोडक्शन कह सकते हो आप, और उनका एक्सपोर्ट होता था दुनिया भर में। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। आपने ये शब्द सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि भारत से इस समय यूरोपीय देशों को सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले, अफीम, चीनी, नील, ये ऐसी चीज़ों का निर्यात करते थे। और इसके बदले में भारत को बेचने जैसा इन यूरोपीय देशों के पास कुछ भी नहीं था। तो यूरोप से सोना चांदी भारत आता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हमने देखा कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई होती है, इसके बाद बंगाल से अंग्रेजी शासन प्रारंभ हो जाता है। एक प्रकार से अंग्रेजी नियंत्रण की शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे पूरे भारत को एक उपनिवेश बना देती है। जो भारतीय कपड़ा था, सूती और रेशमी वस्त्र और रंगीन कपड़ा खासकर, इसकी मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो आयात कर लगाया गया, इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको आयात शुल्क कहा जाता था। फिर भी लोगों ने इसको खरीदना बंद नहीं किया। महंगा मिलता था तो भी लोग भारतीय सूती वस्त्र और भारतीय रंगीन कपड़ा, भारतीय रेशमी वस्त्र, इनको खरीदते थे यूरोप में, खासकर रंगीन कपड़ों को। तो 1720 ईस्वी में भारत के रेशमी कपड़े पर और जो छपा हुआ रंगीन कपड़ा होता था, इस पर इंग्लैंड में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि भारत का कपड़ा ब्रिटेन में न बिक सके। ब्रिटेन से जो सामान भारत आता था, उस पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता था, कोई कर नहीं लगता था, कोई शुल्क, ड्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं था। जबकि भारत से ब्रिटेन को जाने वाले सामान पर ब्रिटेन में भारी मात्रा में आयात शुल्क लगता था। यानी कि जो विदेश से भारत में सामान आ रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। भारत का बाजार खुला है, और भारत से जो माल ब्रिटेन जा रहा है, उस पर भारी मात्रा में ब्रिटेन में आयात शुल्क लग रहा है, ताकि भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाए। जैसे आपने अभी देखा होगा ना कि ट्रम्प टैरिफ लगा रहे, वही वाला, कि जो बाहर से सामान आता है उस पर टैरिफ लगा दिया जाए, तो उससे जो विदेशी सामान आ रहा है वो महंगा हो जाएगा। तो लोग महंगा सामान नहीं खरीदेंगे और लोकल जो सस्ता सामान होता है उसको खरीदेंगे। इसके लिए उस समय एक शब्द चलता था, इंपीरियल प्रेफरेंस। ये शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस। इंपीरियल प्रेफरेंस का यही मतलब है कि जो आप माल बेच रहे हो, मतलब जो भारत माल बेच रहा है ब्रिटेन को, उस पर भारी मात्रा में टैक्स लग रहा है, आयात शुल्क लग रहा है, और वो भारत को जो माल बेच रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, या लग भी रहा है तो नाम मात्र का लग रहा है, खाली दिखाने के लिए कि हाँ लग रहा है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे भारत में जो स्थानीय उद्योग थे वो नष्ट होने शुरू हो गए, या आप कह लो कि नष्ट हो गए उस समय। और भारत अब उत्पादित वस्तुएं, तैयार माल को बेचने की जगह कच्चे माल का निर्यात करने लगा, और तैयार माल का उपभोक्ता बन गया। रजनी पामदत्त और कार्ल मार्क्स ने ये जो उपनिवेशिक शासन था, ब्रिटिश शासन, इसके तीन चरण बताए, तीन चरणों में इसको विभाजित किया। रजनी पामदत्ता की पुस्तक है इंडिया टुडे, इसमें इन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का वर्णन किया है और तीन चरण इसके बताए, रजनी पामदत्त। इनकी पुस्तक है इंडिया टुडे। रजनी पामदत्त पुरुष है, ये महिला नहीं है, नाम से महिला लगता है, लेकिन रजनी पामदत्त व्यक्ति है ये, और इनकी पुस्तक है इंडिया टुडे। इसमें इन्होंने तीन चरण बताए उपनिवेशिक शासन के। पहला है वाणिज्यवाद, दूसरा मुक्त व्यापार या पूंजीवाद, और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद।
वाणिज्यवाद चलता है 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक। फिर आता है मुक्त व्यापार या पूंजीवाद, ये 1813 से 1858 ईस्वी तक चलता है। पूंजीवाद या मुक्त व्यापार। अठारह सौ तेरह से 1858 तक। और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद, ये 1858 से भारत की आजादी तक चलता है। जो वाणिज्यवाद है, इस वाणिज्यवाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके सभी व्यापारिक प्रतिद्वंदी जितने भी थे, कंपनियां वगैरह, जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, इन सबको समाप्त करके व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। और ये एकाधिकार 1818 ईस्वी तक चलता है। 1818 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आता है, उसके द्वारा ये एकाधिकार समाप्त होता है फिर। और 1757 से लेकर 1772 तक का जो समय था, इस समय को औपनिवेशिक लूट का काल कहा गया है। इसी तरह से 1800 से 1850 का जो समय था, इसको अनौद्योगिकरण का काल कहा गया है, क्योंकि इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और भारत में उद्योगों का पतन हो रहा था। जो जितने भी कुटीर लघु उद्योग, छोटे उद्योग चलते थे, ये सब नष्ट हो रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है कपड़ा व्यापारियों को, जो सूती कपड़ा बनाते थे बुनकर, इनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि भारतीय बुनकर को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये निश्चित मूल्य पर कपड़ा कंपनी को बेचने के लिए बाध्य करते थे। और जो बुनकर थे, उनको सस्ते दाम पर कपड़ा बेचना पड़ता था, तैयार कपड़ा। तो बुनकरों ने क्या किया, कपड़ा बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब लागत ही नहीं निकल रही उनकी, तो बनाएंगे क्यों, माल क्यों बनाएंगे। तो उन्होंने कपड़ा बनाना बंद कर दिया। अब ये स्थिति हो गई कि भारत अब कपास का निर्यात करने लग गया। पहले कपड़ा, कपास से सूती कपड़ा बना करके वो कपड़ा निर्यात किया जाता था, लेकिन अब उस कपड़े का मूल्य नहीं मिल रहा है, तो भारत अब कपास का निर्यात कर रहा है। और इंग्लैंड यही चाहता था कि भारत कच्चे माल का निर्यात करे, हम उससे माल बना करके भारत को ही बेच दें। तो इस प्रकार यूरोपीय बाजार से भारतीय कपड़ा बाहर हो गया और भारतीय बाजारों में इंग्लैंड की मिलों में बना हुआ सस्ता कपड़ा आ गया, जिससे यहाँ का जो स्थानीय उत्पादन था वो समाप्त हो गया। इससे स्थिति ये बनी कि भारत में बेरोजगारी आ गई और निर्धनता फैल गई, भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। बेंटिंग ने तो इस पर कहा था कि जो भारतीय बुनकर है, उनकी हड्डियों से भारतीय मैदान भरे पड़े हैं। भारतीय मैदानों में जो बुनकर है, उनकी हड्डियां फैली पड़ी हुई है। ये बेंटिंग ने कहा था, विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल था ये। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि ये जो अंग्रेजी घुसपैठिया है, इसने भारतीय चरखा तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर बुनकर चरखे से कपड़ा बुनते थे और अंग्रेजी कपड़ा जो था वो मिल में बन के आता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, और वो सस्ता भी पड़ता था। जो बुनकर बनाते थे वो हाथ से बनता था, महंगा पड़ता था। वहाँ का जो कपड़ा बनता था, उसकी फिनिशिंग भी ठीक जाते आती थी। यहाँ थोड़ा मोटा कपड़ा होता था, वो पतला कपड़ा होता था। तो इसलिए उस कपड़े ने भारतीय कपड़े को पूरी तरह से मार्केट से बाहर कर दिया। 1858 के बाद पूंजीवाद का समय शुरू होता है। इसमें अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल बटोरने के लिए और बेहतर प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ सेवाओं में निवेश किया। जैसे अगर आप देखोगे, बैंकिंग सेवा, रेलवे, डाक, तार, इन सेवाओं में अंग्रेजों ने पैसा निवेश किया। सबसे पहले जो निवेश हुआ था वो रेलवे में हुआ था, और इसके लिए सरकार रेलवे में निवेश करने पर, जो निवेश की जाती थी पूंजी, उस पर कम से कम 5% लाभ की गारंटी देती थी। और जैसा हमें पता है कि 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में। हालांकि कुछ
ऐतिहासिक तथ्य ये भी दावा करते हैं कि 1851 में रुड़की में पहली रेल लाइन चल चुकी थी, रेल डल चुकी थी पहले। जो रेल थी, रेलवे का मुख्य उद्देश्य था कि देश के अंदर से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना, और युद्ध जैसी अगर स्थिति पैदा हो जाए तो सेना की पहुंच को आसान और तीव्र करना। जल्दी से जहां भी विद्रोह हो रहा है वहां पर सेना को आसानी से पहुंचाया जा सके, ये इस रेलवे का मुख्य उद्देश्य था। सबसे ज्यादा पूंजी निवेश की अगर बात करें तो सार्वजनिक ऋण में हुआ है। सार्वजनिक ऋण क्या होता है? जो सरकार ऋण लेती है उसको सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। इसमें यह था कि भारत का पैसा भारत को ही ऋण के रूप में दिया गया और इस पर भारत ब्याज चुका रहा है। ये जो सिस्टम है इसको धन निकासी सिद्धांत कहा गया है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, धन निकासी का सिद्धांत क्या है। रेलवे की शुरुआत डलहौजी के समय में होती है, उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार की अगर बात करें तो ये कर्जन के टाइम पे होती है। कार्ल मार्क्स ने इसके लिए कहा था कि ये रेलवे लाइन जो डल रही है, इस रेलवे के आधार पर आधुनिक भारत का निर्माण होगा। ये जो रेल लाइन डल रही है, ये जो भारतीय उद्योग है उसका आधार बनेगा ये। तिलक ने इस रेलवे को दूसरों की पत्नी को अलंकृत करने जैसा बताया है। इन्होंने इसका विरोध किया था। रेलवे सरकारी ऋण के अलावा बैंकिंग, जहाजरानी, बीमा, बागान, जो चाय और नील के बागान होते थे, जूट वगैरह, इनमें खदाने जहाँ से कोयला वगैरह निकलता था, जूट की मिलें, इनमें भी इनका निवेश हुआ है, इसका यूरोपियों का। इस समय कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने भी उद्योग स्थापित किए, खासकर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इसके कारण भारतीय उद्योग को थोड़ा सा अनुकूल माहौल मिला, क्योंकि जो विदेशी शक्तियां थी, बाजारी शक्तियां, ये युद्ध में व्यस्त हो गई थी, उत्पादन कम था और मांग ज्यादा हो गई थी। तो इस समय का लाभ उठा करके कुछ भारतीय व्यक्तियों ने भी भारत में उद्योग स्थापित किए, बड़े उद्योग। 1916 के टाइम पर हर्डिंग के समय में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना होती है। भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना होती है, इस समय हार्डिंग गवर्नर था 1916 में। और इस औद्योगिक आयोग का अध्यक्ष थॉमस हॉलैंड इसकी अध्यक्षता करता है। पहला अध्यक्ष इसका थॉमस हॉलैंड बना था इस औद्योगिक आयोग का। थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी 1916 में हार्डिंग के द्वारा। ये थी भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां, इसका प्रभाव क्या पड़ा है। आगे की क्लासों में हम देखेंगे जो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति क्या थी, धन निकासी का सिद्धांत क्या था, इसके बारे में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।